जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक भारत की उस महान हस्ती के ऊपर है जिसने अपना संपूर्ण जीवन देश के आर्थिक विकास को समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। 26 दिसंबर 2024 को इनका देहांत हो गया है। सौम्य, शालीन, सरल, मृदुभाषी स्वभाव वाले मनमोहन जी का जाना आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास की एक अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। आज हम आपसे मनमोहन जी की उन यादों पर चर्चा करेंगे जो आज तक आपने नहीं सुनी है। पूरा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह। जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब में, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। इनके पिता गुरमुख सिंह, माता का नाम अमृत कौर और पत्नी का नाम गुरशरण कौर है। इनकी तीन बेटियां हैं, उपविंदर सिंह, अमृत सिंह और दमन सिंह। 26 दिसंबर 2024 को मात्र 92 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 14 तक भारत के 14वें प्रधानमंत्री रहे हैं। 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक वाक्य बोला था कि इतिहास मेरा फैसला करेगा। मुझे नहीं लगता है कि मैं एक कमजोर प्रधानमंत्री रहा हूं। राजनीतिक मजबूरियों को देखते हुए मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। मैंने परिस्थिति के अनुसार इतना अच्छा काम किया है जितना मैं कर सकता था। मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, इसका फैसला करना इतिहास का काम है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2014 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना एक वाक्य यानी स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि इनके ऊपर एक कमजोर प्रधानमंत्री का एक टैग लगा हुआ है कि भारत में अब तक सबसे कमजोर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने बड़ी शालीनता से उसका एक जवाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी ही शालीनता से दिया, जो हमने आपके सामने पेश किया है। आइए डॉक्टर साहब की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। 1948 में इन्होंने पंजाब से मैट्रिक्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1954 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में इन्होंने मास्टर डिग्री ली। 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में प्रीपोज यानी 3 वर्ष का एक कोर्स किया और 1962 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी में डी फिल की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर साहब के पिता श्री चाहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी डॉक्टर बने। इसके लिए उन्होंने 2 साल के एक कोर्स में दाखिला लिया, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि इनका जो प्रॉपर मन था वो इकोनॉमी यानी कि आर्थिक क्षेत्र में अधिक लगता था। इसलिए इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। डॉक्टर साहब की उपलब्धियां इतनी हैं कि इन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो कुछ उपलब्धियां हैं जिनके बारे में हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। 1972 में इन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। 1976 में इन्हें वित्त मंत्रालय में सचिव बनाया गया और ये सचिव की पोस्ट इन्हें लेटरल एंट्री से दी गई। सरकार किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय में किसी बाहर के एक्सपर्ट व्यक्ति को, जो उस मंत्रालय का अधिकारी नहीं होता है, यानी कि कोई ऐसा एक्सपर्ट जो अपने फील्ड में बहुत बड़ा विशेषज्ञ होता है, तो उसकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी यानी विशेष सचिव की पोस्ट दे दी जाती है। नॉर्मली किसी भी मंत्रालय में जो भी सचिव की पोस्ट होती है वो सीनियर आईएएस अधिकारियों के पास होती है। तो क्योंकि ये आईएएस अधिकारी नहीं थे, लेकिन इन्हें वित्त मंत्रालय ने लेटरल एंट्री से इन्हें वित्त मंत्रालय में सचिव बनाया गया। 1982 से लेकर 1985 तक ये आरबीआई के 15वें गवर्नर भी रहे हैं। 1985 से 87 तक ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। 1991 में ये कुछ समय के लिए यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने। उसी साल 1991 में इन्हें यूजीसी का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 1991 से लेकर 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव ने इन्हें अपनी सरकार में वित्त मंत्री बनाया। 2004 से 14 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं या प्रधानमंत्री बने। राज्यसभा में इनके दिए गए 33 वर्षों का आइए योगदान देखते हैं, योगदान पर चर्चा करते हैं।
1991 में पहली बार ये असम से राज्यसभा के सांसद बनाए गए, जब इन्हें नरसिम्हा राव जी ने अपनी सरकार में वित्त मंत्री बनाया। आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को अपनी टीम में शामिल करता है, तो वो मंत्री संसद के जो दो सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, यानी जो मंत्री बनेगा या तो वो लोकसभा का सांसद होना चाहिए वो, या वो राज्यसभा का सांसद होना चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसे किसी व्यक्ति को भी अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं जो लोकसभा राज्यसभा का सांसद नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रावधान ये है कि आने वाले 6 महीने के अंदर उस मंत्री को लोकसभा राज्यसभा का चुनाव जीतना होगा। 1991 से लेकर 2019 तक ये 5 बार असम से ही राज्यसभा के सांसद बने। ये ध्यान रखना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने 2004 से लेकर 14 तक, तो उस समय ये असम राज्य से ही राज्यसभा के मेंबर थे। छठी बार राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य बने। अप्रैल 2024 में ये राज्यसभा से रिटायर हो गए। 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं और 10 वर्षों तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, दूसरे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और वर्तमान में तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार अपना तीसरा कार्यकाल कर रहे हैं। 1999 में ये दिल्ली से लोकसभा का चुनाव हार गए। वैसे देश की राजनीति में मनमोहन सिंह जी को राजनीति का अजात शत्रु माना जाता है। अजात शत्रु का मतलब होता है कि जिसका कोई शत्रु ना हो। लेकिन चुनावी राजनीति में उनका पहला और एकमात्र दांव नाकाम रहा। 1999 में लोकसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली से कांग्रेस ने इन्हें उम्मीदवार बनाया, मगर भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से चुनाव हार गए। हालांकि यह चुनावी पराजय उनके राजनीतिक शिखर की मंजिल में कभी बाधा नहीं बनी, क्योंकि इसके बाद इन्हें असम से ही राज्यसभा का सांसद या एमपी बना दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भारत की राजनीति में सबसे बड़ा योगदान उनका वित्त मंत्री के रूप में है। जब 24 जुलाई 1991 में इन्होंने भारत के इकोनॉमी के लिए कुछ आर्थिक सुधार किए और एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है एलपीजी। तो एलपीजी में एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मीन्स प्राइवेटाइजेशन और जी का मीन्स है ग्लोबलाइजेशन। एल लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण। जिस समय ये एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। भारत के ऊपर विदेशी और वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा कर्जा था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उस समय भारत में कोई भी काम या कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कारखाना शुरू करने के लिए सरकार से एक लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती थी। प्लस कोई काम शुरू करने के लिए बहुत अधिक रूल एंड रेगुलेशन का पालन करना होता था। तो मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन उदारीकरण के साथ या उदारीकरण कॉन्सेप्ट के जरिए भारत में किसी काम को शुरू करने के लिए रूल एंड रेगुलेशन बहुत आसान किए, प्लस जो लाइसेंस सिस्टम था उसको समाप्त किया। हम ये कह सकते हैं कि उदारीकरण में जो लाइसेंस राज था, लाइसेंस सिस्टम, इंस्पेक्टर राज, उसको समाप्त किया गया। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। उस समय सरकार की अनेक सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही थी, तो सरकार ने उनके लिए दो उपाय मार्केट में ओपन किए। कुछ सरकारी कंपनियों को बेच दिया गया और जो कंपनी ठीक ठाक थी लेकिन वो घाटे में चल रही थी, उनके कुछ शेयर मार्केट में बेच दिए गए। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। उसी समय भारत की मार्केट को पूरे वर्ल्ड की मार्केट के लिए ओपन कर दिया गया, यानी भारत का बाजार पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया। दुनिया का कोई भी देश या दुनिया की कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी भारत में अपना कोई व्यापार शुरू कर सकती थी। तो एलपीजी के इस कॉन्सेप्ट से भारत की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें बहुत अधिक सुधार हुआ या बहुत अधिक सुधार हो गया, जो सिर्फ वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ही योगदान है।
प्रधानमंत्री के रूप में भी इनका सबसे बड़ा योगदान यदि ओवरऑल देखा जाए तो वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने जो भारत में 1991 में आर्थिक सुधार किए थे, एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट दिया, वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री के रूप में या इनके शासनकाल में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो कुछ कानून आज भी इतने इम्पोर्टेंट हैं या इनकी सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए, उनमें एक कानून है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। 2006 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसमें किसी भी बेरोजगार आदमी को लगभग 365 दिनों में से 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। पहले इसका नाम नरेगा था, लेकिन 2009 में इस योजना का नाम महात्मा गांधी यानी मनरेगा कर दिया गया। और 2008 में अमेरिका से परमाणु समझौता किया गया, जिस पर हस्ताक्षर भारत की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा ही किए गए। यानी मनमोहन सिंह जी का ये भी एक अचीवमेंट है कि इनके शासनकाल में अमेरिका के साथ एक एटॉमिक एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ। आइए आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक किस्सा सुनाते हैं। वित्त मंत्री बनने के बाद जब मनमोहन सिंह जी ने अपना पहला बजट पेश किया, तो उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनकी तीखी आलोचना की थी, जिससे वह इतने आहत हो गए कि इन्होंने अपने मंत्री पद छोड़ने का मन बना लिया। ये बात जैसे ही प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी को पता चला, उन्होंने फोन पर इस बात की जानकारी अटल बिहारी वाजपेयी जी को दी। बताया जाता है कि इसके बाद अटल जी ने खुद उनसे मुलाकात की और हंसते हुए इन्हें यह समझाने की कोशिश की कि उनकी आलोचना केवल राजनीतिक थी, उसे वह बिल्कुल भी अन्यथा ना ले। और उसके बाद ये बताया गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो यदि हम उस समय की राजनीति पर चर्चा करें, तो देखिए कि जिस सरकार के वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री विपक्ष के नेता की किसी बात से नाराज हो गए और अपने प्रधानमंत्री को ये बताया कि प्रधानमंत्री से ये बोले कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। आप संबंध देखिए कि संबंध कितने प्यारे हैं या संबंध कितने प्यारे थे उस समय। अच्छा, नरसिंह राव जी ने जब जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बड़ी शालीनता से अटल बिहारी वाजपेयी जी को से बात की और अटल जी उस समय विपक्ष के नेता थे और उन्होंने बताया कि आपकी संसद में की गई आलोचना से हमारे जो मंत्री महोदय हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो बहुत असहज महसूस कर रहे हैं, उन्हें बड़ा अपमान महसूस हो रहा है और वो इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं। तो विपक्ष के नेता के रूप में अटल जी ने उनसे एक शिष्टाचार मुलाकात की और अपने मन की जो भी बात थी मनमोहन सिंह जी को बताई गई कि आपकी जो आलोचना की गई है वो सिर्फ एक राजनीति से प्रेरित थी, आपका अपमान करना उसका कोई भी ऐसा कोई ध्येय या मोटो नहीं था। लेकिन यदि आज आप इस पॉलिटिकल उसको देखना चाहते हैं, तो आज की स्थिति ऐसी है कि मौजूदा सरकार और विपक्ष में दोनों में 36 का आंकड़ा है। प्रधानमंत्री और विपक्ष आपस में बात ही नहीं करना चाहते हैं, यानी कि सरकार और विपक्ष की कोई भी कम्युनिकेशन है ही नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस समय की, जिस समय राजनीति में इतना द्वेष आपस में एक दूसरे के प्रति नहीं था। क्योंकि डॉक्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की 26 दिसंबर को डेथ हुई है, यानी कि कल। तो इस महान हस्ती के लिए हम सिर्फ एक प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि मनमोहन सिंह जी का जाना सच में भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए या इसी तरह के टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।